हेलो एवरीवन। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट खत्म करने के बाद आज हम शुरू करने वाले हैं आरडीबी एक्ट 1993, रिकवरी ऑफ डेट एंड बैंकरप्सी एक्ट। सबसे पहले हम इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं। तो शुरुआत कैसे हुई? बैंक्स पहले धीरे धीरे वही था, पहले हमारा बार्टर सिस्टम चलता था। फिर बार्टर सिस्टम के बाद धीरे धीरे जब हमारी चीजें शुरू हुई, इकोनॉमिक एक्टिविटीज शुरू हुई, तो ट्रेड शुरू हुआ, फिर धीरे धीरे हमारे पास आ गए बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अब शुरू में बहुत लिमिटेड था, पर जैसे ही डीन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ शुरू हुआ, तो क्या हुआ कि ओवर द टाइम बर्डन आ गया नॉन पेमेंट का बैंक से। ये क्या होता था कि जो लोग हैं, एक बैंक है, लोग बैंक से पैसे लेकर अब वो वापस नहीं करते थे। अब नॉन पेमेंट हो गए, सोट सिविल लिटिगेशन। तो बैंक क्या करता था? बैंक को क्या करना पड़ेगा? सिविल लिटिगेशन ही फाइल करेगा। उससे क्या होता था? डिले हो जाते थे। अब यार सिविल केसेस में तो क्या बता हमारे 10 साल लग जाए, क्या बता 12 साल लग जाए। सिविल केसेस का तो टाइम पीरियड ही बहुत ज्यादा होता है। तो इसीलिए ये जो प्रोसेस थी वो सारी इनइफेक्टिव हो गई थी। अब ये देखो ये क्या होता है। सबसे पहले मान लो एक बैंक है, ठीक है। अब ये जो बैंक है ये क्या करेगा? लोगों के पैसे इसमें डिपॉजिट होंगे, ठीक है। मान लो इसने 100 दिए, इसने 200 दिए, ठीक है। मान लो इसके पास टोटल 100 रुपए। अब 100 रुपए में से बैंक अपने पास कुछ अमाउंट रखेगा, से कि इसने रख लिए 20 रुपए अपने पास। उनमें से जो बाकी 80 रुपए हैं वो बैंक क्या करेगा? लोन के लिए दे देगा। अब ये जो 80 रुपए लोन पे दे दिए, उससे इसको इंटरेस्ट मिलेगा। अब जो इंटरेस्ट मिला वो बन गई बैंक की इनकम। कुछ अमाउंट मान लो इससे उसे 20 रुपए मिले, जिसने डिपॉजिट कराए हैं कुछ अमाउंट उसको दे देगा इंटरेस्ट। मान लो उसको दे दिए उसने 2 रुपए, ठीक है। तो ऐसे बैंक काम करते हैं। अब अगर मान लो किसी ने 80 रुपए के साथ साथ 20 रुपए देने के बजाय 80 रुपए ही नहीं दिए, तो क्या बन गया? नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन गया ये। कि ये जो है, अभी तक ये एसेट था बैंक के लिए, क्योंकि बैंक को पता था कि 80 दिए हैं तो 20 आने हैं, तो वो 80 भी एसेट थी बैंक की। पर ये क्या बन गया? एसेट अभी भी है, क्योंकि पे बैक तो उसे करना ही पड़ेगा, पर ये बन गया नॉन परफॉर्मिंग एसेट, क्योंकि इससे वो उसको तो पे नहीं कर सकता। ठीक है, हो सकता है कि बैंक का हिसाब ही बिगड़ जाए, सारा सिस्टम बिगड़ जाए, उसे ज्यादा अमाउंट अपने पास रखना पड़ जाए। यहाँ 20 रुपए रख रहा था, क्या पता उसको 40 रखना। तो पूरी ही प्रोसेस इससे इनइफेक्टिव होगी, और जो हमारे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है वो ट्रिमेंडसली इंक्रीज हो गए। अब भाई इतना कुछ हो गया, तो 1981 में एक कमेटी एस्टेब्लिश करते हैं टी तिवारी के अंडर। टी तिवारी जो कमेटी है वो क्या करती है? वो हमें कुछ रिकमेंडेशन देती है। वो कहती है कि ट्राइब्यूनल्स बना दो। अब बैंक को भी सेम काम करना पड़ेगा, नॉन पेमेंट भी होंगी। दिक्कत क्या है कि सिविल लिटिगेशन टाइम लेती है। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए ट्राइब्यूनल बना दो जो जल्दी उस चीज को रिजोल्व कर दे, तो स्पीडी और एक्सपीडिशियस हो जाएगी, और साथ साथ ये जो हमारे ऊपर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बन रहे थे, ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो है वो कम हो जाएंगे, ठीक है। अब 1991 में फिर से एक कमेटी बनती है नरसिम्हा के अंडर। वो फिर सेम बात कहते हैं कि भाई ट्राइब्यूनल्स बना दो, और कुछ इस ये जो है ना, इस पूरी उसको सर्टेन कर दो, कोई एक्ट बना दो, तुम ट्राइब्यूनल बना दो। तो इसीलिए 1991 की जो कमिटी थी हेडेड बाय नरसिम्हा, उसकी बेसिस पर हमने एक बिल निकाला, रिकवरी ऑफ डेट एंड बैंक्रप्सी फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बिल 1993 में पास कर दिया, पास हो गया। एनफोर्स कब हो गया? 24 जून 1993 में, ऑल इंडिया के लिए। अब अमाउंट कितना आएगा जो इस कोर्ट में आएगा, इस एक्ट के अंडर आएगा? मोर देन 10 लाख, और मोर देन 1 लाख अगर गवर्नमेंट हो तो, कि गवर्नमेंट हो तो थोड़ा और हम बढ़ा देंगे, ठीक है। अब देखते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। रेशनाले इन 1981 कमेटी रिपोर्ट क्या था कि जो सिविल कोर्ट है वो बहुत सारे डाइवर्स केसेस से डील करता है। बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को वो प्रायोरिटी नहीं दे सकता, इसीलिए उन्हें एक लेंदी प्रोसेस से जाना पड़ेगा। यही रिजल्ट है डीले का, और इसी की वजह से बैकलॉग लगता है। तो अगर हम ट्राइब्यूनल सेटअप कर दे, एक ऐसा एक्ट बना दे जो इस लेंथी प्रोसेस को इजी और स्पीडी कर दे, तो ना तो ये डिले हो ना ये बैकलॉग हो, ठीक है। सबसे पहले इस रेशनाले को अचीव करना।
उसके बाद नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बन गए थे, जैसा मैंने ऊपर समझा, तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को कम करना। फिर एक्सपीडिशियस रिकवरी, जल्दी जल्दी हम सब रिकवर कर पाए, बैंक जल्दी से रिकवर कर पाए, ताकि वो जो है वो एफिशिएंटली अपना काम कर सके और बैंक को प्रॉफिट हो सके। उसके बाद क्रेडिटर्स के राइट को स्ट्रेंथन करना। अब बैंक किसमें क्रेडिटर है, ठीक है, अब क्रेडिटर बैंक भी है। अब जरूरी नहीं है कि खाली बैंक ही ये फेस कर रहा है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी फेस कर रहे हैं, और हो सकता है इंडिविजुअल्स भी फेस कर रहे हो। तो सारे जो ओवरऑल क्रेडिटर्स हैं उनके राइट्स को स्ट्रेंथन करना। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ बैंक को इंक्रीज करना, क्योंकि जब ऐसा होएगा तो वो इफेक्टिव हो जाएंगे, जब इफेक्टिव हो जाएंगे तो लोगों का भरोसा बढ़ जाएगा, ठीक है। जब बैंक को पता है कि भाई मेरे तो पैसे ही खा जाते हैं और मैं तो कुछ नहीं कर पाता 10-12 साल तक, तो बैंक कैसे इफेक्टिव है, तो इंपॉर्टेंस ऑफ बैंक भी बढ़ेगी। फिर सितंबर 1990 में एक रिपोर्ट आती है, वो बताती है कि 304 केसेस तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के ने फाइल कर रखे हैं, जो उनकी वैल्यू है 391 करोड़, और 15 लाख केस जिनकी वैल्यू है 5600 करोड़ बैंक ने फाइल कर रखे हैं। क्या करेंगे ये, प्रिवेंट प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा, चैनलाइजेशन ऑफ फंड्स नहीं हो रहा, और डेवलपमेंट हिंडर हो रही है, ठीक है। अब इस रिपोर्ट से ये जो सारी सिचुएशन है, इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए ये एक्ट बनाया गया, क्योंकि चैनलाइजेशन ऑफ फंड्स कब होगी, जब हमारे पास वापस आएंगे, तभी तो हम आगे उन्हें और चैनल्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये वाला सीन है, ठीक है। अब एक्ट जो हमें मेंशन करता है, तो एक्ट हमें कहता है दैट कि ये जो एक्ट है इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन। मान लो कोई इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया, उसके पास कुछ नहीं बचा, बैंकरप्सी ऑफ फंड फर्म्स एंड इंडिविजुअल्स, फर्म है वो बैंकरप्ट हो गया, कुछ नहीं बचा, उसका दिवालिया निकल गया, ठीक है, उसके बारे में। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्राइब्यूनल फॉर स्पीडी रिकवरी एंड एक्सपीडिशियस एडजुडिकेशन, ये हो गया। अब इससे रिलेटेड हम केस लॉज देखते हैं। सबसे पहले मारदिया केमिकल कंपनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें ये सेम जो हमने ऊपर ऑब्जेक्टिव्स बताए, वो सभी ऑब्जेक्टिव्स जो हैं इस केस में बताए थे। उसके बाद दूसरा केस आता है वादिराज ट्रेडिंग कंपनी वर्सेस अडानी एक्सपोर्ट्स। अब इस केस ने कहा कि ये जो पूरा सीन है, इसमें जुडिशियल डिस्क्रिशन जो है उसकी बहुत ही इंपॉर्टेंस है, ताकि हम रिलीफ दे सके किसको, डिफॉल्टिंग बोरोवर्स को। डिफॉल्टिंग बोरोवर्स वो बोरोवर जो पैसे ले तो लेते हैं, पर पे करने में डिफॉल्ट हो जाते हैं, मतलब पे नहीं करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जुडिशियल डिस्क्रिशन देना जरूरी है, क्योंकि हर जगह जो फैक्ट्स होंगे, जो सरकमस्टांसेस होंगे, वो हर जगह अलग होंगे। तो ताकि हम फैक्ट्स एंड सरकमस्टांसेस के अकॉर्डिंग डिफॉल्टिंग बोरोवर्स को रिलीफ दे सकें, इसलिए जो जुडिशियल डिस्क्रिशन है वो जरूरी है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। ऐसी ही और वीडियोस के लिए बने रहिए। थैंक यू।